साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ एग्रीकल्चर पर, है ना। आपका पहला पेपर जैसा कि आपको पता है हिंदी का है। आप सभी को पता है कि हिंदी का पेपर आपका 6 तारीख को होने वाला है। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आप लोग, हिंदी ग्रामर, है ना। हिंदी ग्रामर की इससे पहले मैं महत्वपूर्ण वीडियो डाल चुका हूँ, जिससे आपको क्या है उसमें रस, छंद, अलंकार मिलेंगे, है ना। आप उसको देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। इसके बाद आप बता पाएंगे कि इसमें हमें कहाँ पर क्या समझ आया है, क्या नहीं आया है ना। आज हम आपको कुछ इससे हिंदी ग्रामर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, है ना। कुछ हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन इसमें हमें देखने मिलेंगे जो कि आपके पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं प्रश्नोत्तरों की। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है हिंदी काव्य से संबंधित प्रश्न उत्तर, है ना। तो हिंदी काव्य से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं आपके, ये यहाँ पर ग्रामर के रूप में हम पढ़ने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, निश्चित है। तो बेहिचक होकर आप इन्हें शांति से बेहतरीन तरीके से पढ़िए। शानदार कंटेंट आपके लिए उपलब्ध है, ठीक है ना। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कहाँ से क्या आएगा, क्या नहीं, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं हम। तो देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके लिए, आधुनिक हिंदी कविता के विकास क्रम को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए बात करते हैं। तो आधुनिक हिंदी कविता का विकास क्रम, पहला विकास क्रम है आपका भारतेंदु युग, है ना। तो भारतेंदु युग है आपका 1850 से 1900 तक। ध्यान दिया, क्या कहा, भारतेंदु युग आपका 1850 से 1900 तक है। इस युग से संबंधित हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, है ना। और इसमें इस युग की विशेषताएं हम जानेंगे कि इस युग में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसमें कौन कौन से इसमें कवि हैं और उन कवियों की क्या क्या रचनाएं हैं। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए, भारतेंदु युग कब से कब तक है, 1850 से 1900 तक है, ठीक है ना। आपका जो दूसरा युग है उसके बाद आएगा द्विवेदी युग। तो 1900 से 1920 तक है आपका द्विवेदी युग, है आपका 1900 से 1920 तक, ठीक है ना। द्विवेदी युग है। फिर तृतीय है आपका छायावादी युग। छायावादी युग है आपका 1920 से 1936 तक, 1920 से 1936 तक। एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक तो आपको क्रम वाइज ये याद रहेंगे, तो उसके बाद सन क्रम वाइज है। जैसे कि आपने पहला पढ़ा आपका कौन सा युग, भारतेंदु युग। दूसरा पढ़ा आपने आपका द्विवेदी युग। तो भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी, 3 युग हम देख चुके हैं। तीनों की सन आपको पता होना चाहिए। पहली सन है आपकी 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, और 1920 से 1936 तक, ठीक है ना। ये तीनों सनें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। इसके बाद चौथा देखेंगे प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। तो 1936 से 1943 तक है भैया, और 1943 से 1950 तक है, ठीक है ना। अब नई कविता आप पढ़ेंगे तो 1950 से वर्तमान तक का उसमें जो प्रयोग है वह सब चीज़ें हम उसमें देखेंगे। नई कविता, उसके बारे में उसने क्या क्या हमको विशेषताएं बताई हैं और कौन कौन इससे संबंधित कवि हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें जानेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको ये जो 5-6 आपके युग हैं यही याद होंगे आपको। तो देखिए, पहला युग आपका भारतेंदु, छायावादी, द्विवेदी, 3 युग क्रम से हो गए, भारतेंदु, छायावादी, द्विवेदी। फिर प्रगतिवादी, प्रयोगवादी। पहले प्रगति की, फिर उस पर प्रयोग किया, फिर नई कविता आई, ठीक है ना। तो आपके पास में जो ये युग है उससे संबंधित सने देखिए जरा। भारतेंदु युग है आपका 1850 से 1900 तक, ठीक है। द्विवेदी युग है 1900 से 1920 तक, ये द्विवेदी युग है आपका, ठीक है ना। इसके बाद है छायावादी युग। तो छायावादी है आपका कहाँ से, 1920 से 1936 तक, ठीक है ना। प्रगतिवादी 1936 से 1943 तक, और प्रयोगवादी है 1943 से 1950 तक। नई कविता है वर्तमान में 1950 से वर्तमान तक का जो समय हमारे नई कविता के बारे में है। चलिए, अब अगला इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, ये भक्ति काल का वर्गीकरण आपको बताना है, ठीक है ना। तो भक्ति काल का प्रमुख वर्गीकरण काव्य धाराओं के अंतर्गत देखिए, भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराएं कोई नाम निम्न है। पहला सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। ध्यान पूर्वक इन्हें समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में कुछ शाखाएं हैं। पहली शाखा है राम मार्गी शाखा, दूसरी है कृष्ण मार्गी शाखा। ध्यान दिया आपने, पहली शाखा है भाई आपकी राम मार्गी शाखा, है ना, और दूसरी शाखा है कृष्ण मार्गी शाखा, ठीक है ना। फिर निर्गुण जो भक्ति धारा है इसमें है ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा, ठीक है ना। चलिए, तो इससे पहले आप एक चीज़ और समझ लें कि जो सगुण है और जो निर्गुण है ये क्या होते हैं सर, ठीक ना। निर्गुण और सगुण क्या होते हैं। तो जो सगुण है
इसमें ईश्वर की भक्ति प्रभु को, ईश्वर को साकार मानकर की गई है ना। ईश्वर की साकार मानकर भक्ति की गई, जबकि निर्गुण में ईश्वर को निराकार माना गया है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है, और इस तरह उसकी भक्ति की गई है। ठीक है, चलिए, तो इसमें आप देखेंगे कि राम भक्ति जो शाखा है और जो कृष्ण भक्ति शाखा है, इसके कवि कौन कौन से हैं, ये आपको आने के चांस हैं, और ये पूछा भी जा चुका है। तो राम भक्ति शाखा किस किस कवि ने राम भक्ति की बात की है? तो पहले कवि हैं आपके तुलसीदास, अग्रदास, नामादास। राम भक्ति शाखा की पूरे कवि दास दास वाले हैं, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, है ना। तुलसीदास, अग्रदास, नामादास। कृष्ण भक्ति शाखा के आप सभी जानते हैं, सूरदास जी हैं, मीराबाई हैं और नंददास हैं। ठीक है ना। तो सूरदास, मीराबाई, नंददास, ये दास याद रखना, एक दास कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। ठीक है, अब ज्ञान मार्गी शाखा की बात करते हैं और प्रेम मार्गी। ये दोनों ही निर्गुण के हैं, दोनों ही किसकी हैं? निर्गुण काव्य धारा के हैं ज्ञान मार्गी। तो ज्ञान मार्गी में कौन कौन आएंगे? कबीरदास जी आएंगे, गुरु नानक देव आएंगे और रैदास आएंगे। ये तीनों क्या है? ज्ञान मार्गी है। ठीक है ना। प्रेम मार्गी कौन कौन है? जायसी और जायसी, रहीम और मंझन जी हैं। ठीक है ना। ये तीनों क्या हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि सगुण में राम भक्ति, कृष्ण भक्ति आएगी, ठीक है, और निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी आएगी। ये तीनों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इधर दो हैं और इधर भी दो हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको आएगा, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? चलिए, बताना है आपको। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम, यानी भक्ति काल का जो काव्य है, भक्ति काल का जो समय है, उसे स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? देखिए, इस काल में सूर, मीरा, तुलसी आदि कवियों ने अपनी दिव्य वाणी के अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने तक, है ना, दिव्य वाणी अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने तक फैलाई, देश के कोने कोने तक फैलाई। यही नहीं, इस काल का भाव पक्ष और कला पक्ष सशक्त और मार्मिक था। सशक्त और मार्मिक था मतलब सभी चीज़ों से शक्तिशाली था और मार्मिक, मन को और हृदय को स्पर्श करने वाला था। ऐसी इसमें रचनाएं हुई जिससे क्या हुआ, हमारा जो हृदय है भाव विभोर उठा। ठीक है ना। और इसीलिए भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो क्यों कहा गया? देखिए जरा, सूर, तुलसी और मीराबाई, सूरदास, तुलसीदास जी और मीराबाई ने क्या किया कि अपनी जो भावनाएं थी वो व्यक्त की, लोगों का हृदय छुआ। ठीक है ना। उनसे संबंधित जो सभी चीजें हैं वह बताई गई हैं इसमें, इसीलिए इसको क्या कहा गया? स्वर्ण युग कहा गया। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है आपके लिए, भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं बताइए, है ना। भक्तिकालीन काव्य की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? चलिए, तो पहली विशेषता है, अच्छा, भक्तिकालीन काव्य में क्या क्या बताया गया? भक्तिकालीन काव्य में क्या क्या बताया गया? पहला है गुरु की महिमा। देखिए, जैसे ही भक्ति की गई, अब संबंधित ध्यान रखिए आप, संबंधित करके हम चीजें याद करेंगे। भक्ति की जाएगी सबसे पहले किसकी? गुरु जी की। तो गुरु की महिमा का इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए, मैं आपको एक शानदार चीज बताता हूं। आप क्या करिएगा, आप जब इस, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आ जाए, ये क्वेश्चन आ जाए, तो आपको पहला लिखना है कि गुरु की महिमा, इसे अंडरलाइन करिए। अब इसके अंदर लिखिए आप लोग, मैं आपको जो बता रहा हूँ, गुरु की महिमा, है ना। तो क्या बताना है आपको? भक्ति काल के काव्य में गुरु महिमा को विशेष ध्यान दिया गया है ना। गुरु महिमा का वर्णन इस काव्य के कवियों ने अपने काव्य में किया है। आप ये पॉइंट लिख देंगे, है ना। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है आपका। दूसरा, भक्ति और प्रेम पल बल। तो भक्तिकालीन कवियों ने अपने काव्य में भक्ति और प्रेम को स्पर्श किया है ना। भक्ति और प्रेम का अद्भुत वर्णन इनके काव्य में मिलता है। आप ऐसा पॉइंट लिख देंगे इसमें। देखिए, मैं आपको एक बता रहा हूं कि किस तरह आपको इसमें हैंडल करना है, बना के किस प्रकार लिखना है, तो इस तरह आप मैनेज कर लेंगे। पवित्र आचरण पर बल, समझ गए होंगे आप। इसके बाद रस योजना। इन काव्य में कवियों ने रस योजना का अद्भुत मिश्रण किया है। सभी रसों का इनके काव्य में हमें चमत्कार देखने मिलता है। आप ये बता देंगे। ये कुछ आपको पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट्स की आपको हेडिंग बना के लिखना है। और मैं सभी में जो आने वाले इस तरह के प्रश्न हैं, सभी में आपको हेडिंग्स दूंगा, केवल बनाकर आपको लिखना है। मैं एक केवल हिंट बताता जाऊंगा जिससे आपको क्या करना है, समझना है और लिखना है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है गुरु महिमा, दूसरा है भक्ति और प्रेम पलवर, तीसरा है पवित्र आचरण और चौथा है रस योजना। तो रस योजना का अद्भुत मिश्रण इनके काव्य में हमें देखने मिलता है। ठीक है ना। तो ये भक्ति काल के कवि हो गए आपके। चलिए आगे आते हैं, रीति काल की विशेषताएं,
है ना। अगला प्रश्न है आपका रीतिकाल की विशेषताएं और उसके कवि और रचनाओं के नाम। देखिए रीतिकालीन की विशेषताएं, अब रीतिकाल जो था आपका, रीतिकाल की आपको विशेषताएं बतानी है। तो पहला है रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता, ध्यान देंगे। दूसरा है कला पक्ष की प्रधानता। तीसरा है ब्रज भाषा की प्रयोग, ठीक ना। तो श्रृंगार रस की प्रधानता, रीतिकाल के कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार रस को महत्व दिया है। इस काल के कवियों ने काव्य को श्रृंगार रस की प्रधानता भी बताई है ना। तो ऐसा कुछ आप बना के लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए कला पक्ष की प्रधानता, कला पक्ष को महत्व प्रदान किया है ना, जिससे चीज़ों को समझने की यहाँ पर समझ बढ़ी है। ब्रज भाषा का प्रयोग, अपने काव्य में इन कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है ना, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कुछ इस तरह आप पॉइंट इसमें लिख देंगे। अब कौन कौन से कवि हैं रीतिकाल के? बिहारी, तो इन्होंने लिखा है बिहारी सतसई, बिहारी जी ने क्या लिखा है? बिहारी सतसई। पद्माकर, गंगा लहरी, ठीक है, और केशव दास, रामचरित मानस, ठीक है ना। कमेंट करके बताइए कि केशव दास को क्या कहा जाता है, केशव दास को क्या कहा जाता है? इन्होंने क्या लिखा है? रामचंद्रिका। बहुत सारी रचनाएं इनकी, मुझे कोई 2 रचनाएं भी कमेंट करके बताइए कि केशव दास की रचनाएं क्या क्या हैं। रामचंद्रिका है, एक मैं और बता देता हूँ, जहांगीर जस चंद्रिका भी है उनकी, ठीक है। आप कोई 2 रचनाएं बताइए, बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं हमारे लिए ये ध्यान रखना, ये जो किससे संबंधित हैं? रीतिकाल से संबंधित हैं ये कवि हमारे लिए। तो 3 कवि हैं रीतिकाल के, बिहारी, पद्माकर और केशव दास, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है आपका भारतेंदु युग की विशेषताएं, है ना। भारतेंदु युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं आपकी? भारतेंदु युग की विशेषताएं, उनके कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारतेंदु युग की विशेषताएं लिखिए, अलग से लिखने को। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भारतेंदु युग के कवि और उनकी रचनाएं लिखिए, अलग से लिखने के लिए आप आसानी से बता ही पाएंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं। तो भारतेंदु युग की विशेषताएं, पहला है देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति। क्या बात कही है इन्होंने? जब भारतेंदु युग आया तो इन्होंने कहा है कि देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम, ठीक ना। इनके काव्य में देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का विलक्षण हमें देखने मिलता है, जिसमें इन्होंने अपने काव्य में देशभक्ति को महत्व प्रदान किया है, देशभक्ति के बारे में युवाओं को प्रेरित किया है इन्होंने, ठीक ना। आप इस प्रकार पॉइंट लिख देंगे। रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध, बहुत शानदार काम किया है इन्होंने, ये पॉइंट हमें कॉमन मिलेगा, आगे भी कई चीजों में देखने मिलेगा। तो इस काव्य के कवियों ने अपने काव्य में रूढ़ियों यानी कि परंपराओं और मान्यताओं को और अंधविश्वासों, ठीक है ना, जो उन्होंने प्रैक्टिकल करके नहीं देखा उसे अंधविश्वास कहा, तो रूढ़ियों और अंधविश्वासों का घनघोर तरीके से विरोध किया है और इन्होंने अपने काव्य में रूढ़ियों और अंधविश्वासों को जगह भी, स्थान भी नहीं दिया है। बता देंगे, इस तरह आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे। पश्चिमी सभ्यता और सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो भारतेंदु युग के कवियों ने अपने काव्य में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया है ना, अंग्रेजी चीजों का विरोध किया है और भारतीयों को इसके प्रति जागृत और प्रेरित भी किया है। लिख देंगे इस प्रकार का पॉइंट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी लिख सकते हैं कि सामाजिक विसंगतियों को पर प्रभाव अपने काव्य में इन कवियों ने, भारतेंदु युग के कवियों ने अपने काव्य में सामाजिक विसंगतियां यानी जो समाज में फैली हुई कुप्रथाएं थीं, जो विसंगति थी, उस पर प्रहार किया है, उसको अपने काव्य में बिल्कुल नकारा है और देशवासियों को क्या किया है? जागृत किया है, ठीक है। चलिए अब इस युग के कवि कौन कौन से हैं देखें भाई, और उनकी रचनाएं क्या हैं। कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, पहले कवि हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम सरोवर प्रेम फुलवारी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। तो हरिश्चंद्र जी ने केवल प्रेम किया है, रचना याद रखने के लिए बता रहा हूँ, केवल क्या किया इन्होंने भाई? प्रेम किया है। तो प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी, ठीक है, याद रखनी। चौधरी साहब आ गया, बद्री नारायण चौधरी। तो देखो जरा, ये आनंद मग्न हो गए और लहरा गए, ललित लहरी। अब याद करना है तो कुछ ऐसे ही हमको ट्रिक्स अपनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो चौधरी साहब आ गए, आनंद और ललित लहरी इन्होंने लिखा है आनंद अरुणोदय। प्रताप नारायण मिश्र, इन्होंने क्या लिखा है? प्रेम पुष्पावली और मन की लहर। थोड़ा बहुत प्रेम इन्होंने भी किया है, देखिए जरा, प्रेम पुष्पावली इन्होंने भी लिखा है, ठीक है। और किससे किया है? खुद के ही मन से कर लिया, मन की लहर दौड़ा दी इन्होंने। बात समझ गए ना, क्या किया इन्होंने? मन की लहर दौड़ा दी। तो भारतेंदु युग के कवि बड़े प्रेमी थे, मतलब प्रेम किया है। पहला पॉइंट देखिए आप, देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति, तो देश से भी प्रेम किया है इन्होंने, राष्ट्र की भक्ति भी की है इन्होंने, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना। तो जब अंग्रेज शिक्षा का विरोध किया है तो खुद के देश से भी, खुद के लोगों से भी प्रेम किया है इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो भारतेंदु युग है ये प्रेम के भाव में डूबा रहा,
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, याद भी हुआ अच्छे से। ठीक है, इसे बना बना कर लिखिएगा, समझिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मोस्ट क्वेश्चन है ये भी आपका। द्विवेदी युग के कवि, तो द्विवेदी युग के कवि की विशेषताएं और द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं, उनके कवि और उनकी रचनाएं। चलिए बात करते हैं देशभक्ति और मानव प्रेम। चलिए देखें, इन्होंने मानव से प्रेम कर लिया, पॉइंट समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो देशभक्ति, द्विवेदी युग के कवियों ने अपने काव्य में देशभक्ति और मानव प्रेम को स्थान दिया है। मानव के प्रति प्रेम के भाव और देश के प्रति भक्ति के भाव इन्होंने जागृत किए हैं। लिख देंगे, कोई दिक्कत है? अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, पॉइंट समझिए। देखिए, भारतेंदु युग में भी ये पॉइंट था, द्विवेदी युग में भी है। अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध, तो इन्होंने क्या किया है? अंधविश्वासों और रूढ़ियों का विरोध किया है। अंधविश्वासों, प्राचीन परंपराओं, है ना, लोगों को विश्वास से खेलने वाली परंपराओं का भी इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। ठीक है, अगला पॉइंट है खड़ी बोली का प्रयोग। इस काव्य के कवियों ने अपने काव्य में खड़ी बोली को महत्व दिया है, जिससे भाषा में लाक्षणिकता आ गई है। तो खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है ना। प्रकृति का चित्रण अच्छा काम किया है। द्विवेदी युग के कवियों ने अपने काव्य में प्रकृति का चित्रण किया है। प्रकृति के बारे में कुछ, है ना, बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने वर्णित की हैं। ठीक है, तो प्रकृति का मधुर भाव से इन्होंने वर्णन किया है। आप ऐसा पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। आगे आते हैं, अब इनके कवि देखते हैं जरा, कवि कौन कौन से हैं। चलिए, रचनाएं, अयोध्या सिंह हरिओद उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनका उपनाम हरिओद है। प्रिय प्रवास वैदेही बनवास। देखिए, हरिओद जी ने क्या लिखा है? प्रिय प्रवास वैदेही बनवास। मैथिली शरण गुप्त, तो गुप्त जी आ गए। चलिए, गुप्त जी कहाँ घूमने गए थे? पंचवटी, किसके साथ? यशोधरा के साथ। ठीक है, याद करने हैं आपको, समझना है याद करने के लिए कैसे करना है। गुप्त जी जो हैं हमारे, मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये पंचवटी और यशोधरा लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? पंचवटी और यशोधरा। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी, मिलन और पथिक, ध्यान रखेंगे आप इनका, ये आ चुके हैं, ये मिलन और पथिक, ये किसने लिखे हैं? राम नरेश त्रिपाठी। माखनलाल चतुर्वेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। समर्पण, हिम तिरंगणी, हिम किरीटनी और समर्पण, ये किसने लिखा है ना। इनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं, आप उनको भी याद कर सकते हैं अगर आपको वो समझ आ जाए तो। ठीक है ना, यहाँ पर जो आपको दिया जा रहा है वो भी इनकी रचनाएं हैं और शानदार रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, छायावाद की विशेषताएं, है ना, उनके से संबंधित कवि और उनकी रचनाएं लिखना है। अब छायावाद की विशेषताएं, तो पहली विशेषता है कि प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। पॉइंट देखिए जरा, की पॉइंट्स आपको मैं शानदार शानदार दे रहा हूँ। छायावाद में क्या कहा है? प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। छायावाद के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रेम और सौंदर्य के भाव को प्रकट किया है। ठीक है ना, प्रेम और सौंदर्य के भाव को प्रकट किया है और इसी प्रकार की चीजों को अपने काव्य में इन्होंने स्थान भी दिया है। आप ये लिख देंगे, सहानुभूति का चित्रण। चलिए, तो इन्होंने क्या किया है? अपने काव्य में सहानुभूति को प्रकट किया है और इसका चित्रण बड़े ही चित्रण ढंग से प्रस्तुत किया है। आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। प्रकृति का मानवीकरण, एक बहुत अच्छा काम किया है छायावादी कवियों ने कि इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया है, अर्थात प्रकृति को और मानव को, जो दोनों के बीच में संबंध है, उसको प्रकट किया है। ठीक है ना, तो ना तो प्रकृति के बिना मानव और ना मानव के बिना प्रकृति, यहां पर ऐसा कुछ इन्होंने वर्णन किया है। तो ये प्रकृति का मानवीकरण हुआ। अब छायावादी कवि कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या है? आंसू, बड़ी इंपॉर्टेंट और शानदार रचना है, पूछी जा चुकी है। सूर्यकांत पट निराला, इनकी रचना है परिमल और बादल राग। सुमित्रा नंदन पंत की है बीणा। महादेवी वर्मा, नीरजा और भक्तिन। महादेवी वर्मा का आपकी हिंदी में पहला यूनिट है ना, जिस चैप्टर का नाम है भक्तिन। चैप्टर का नाम क्या है? भक्तिन, है ना। तो जो महादेवी वर्मा का, ये ध्यान रखना, आप उसे यहां भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये थे आपके किसके? छायावादी युग के कवि। आगे चलते हैं, रहस्यवाद की विशेषताएं। अब चलिए आता है आपका रहस्यवाद। तो रहस्यवाद में क्या बताएगा? आत्मा परमात्मा का संबंध, आत्मा का परमात्मा से संबंध के बारे में यहां पर आपको प्रस्तुतिकरण दिया है कि आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है। ठीक है ना, तो आत्मा का परमात्मा से संबंध के बारे में इन्होंने अपने काव्य में बताया है। आज्ञा ईश्वर से मिलन, अज्ञात ईश्वर से मिलन। और रहस्यवाद क्या कहता है कि जो ईश्वर है ही नहीं है, अज्ञात है, जिसे हम जानते ही नहीं है, उससे मिलन के भाव भी इसमें प्रकट किए हैं। ठीक है ना, आध्यात्मिक चिंतन का प्रभाव, आध्यात्मिक जो धार्मिक
और मार्मिक प्रकृति का चिंतन है उसका भी यहाँ पर क्या किया है, अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। इन्होंने आध्यात्मिक चिंतन का प्रभाव अपने काव्य में दर्शाया है ना। तो ऐसा पॉइंट आपको इसमें लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब रहस्यवाद के कवि कौन कौन से हैं, तो पहले तो हैं आपके कौन, जयशंकर प्रसाद आंसू, दूसरे हैं रामकुमार वर्मा, अंजलि, क्या लिखा है इन्होंने, अंजलि और जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद के भी हैं और रहस्यवाद के भी हैं, कॉमन भी देखना है आपको यहाँ पर, ठीक ना। अब आपको एक क्वेश्चन संभवतः आ सकता है कि छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है, छायावाद और रहस्यवाद में क्या अंतर है, चलिए समझते हैं हम जरा। छायावाद, इसमें हम अपनी ही आत्मा के दर्शन करते हैं, ध्यान दिया, इसमें हम अपनी ही आत्मा के क्या करते हैं भैया, दर्शन करते हैं, जबकि इसमें ईश्वरीय आभा के दर्शन करते हैं। रहस्यवाद है ना, रहस्यवाद में ईश्वर एक रहस्य ही तो है, ठीक है, तो रहस्यवाद में ईश्वरीय, जबकि छायावाद में क्या बताया है, खुद की आत्मा के दर्शन। इसमें कल्पना की प्रधानता है, ठीक ना, और इसमें चिंतन की प्रधानता है, ठीक है, इसमें भावना की प्रधानता होती है। छायावाद में काय की प्रधानता है भैया, भावना की प्रधानता है, जबकि इसमें ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता है। सही बात है, इसमें क्या है, ज्ञान और बुद्धित्व की प्रधानता है। यह काव्य प्रकृति मूलक है और यह काव्य दार्शनिक प्रकृति का है। यह काव्य कैसा है, दार्शनिक प्रकृति का है ना। ध्यान से देखिए, समझिए जरा, अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए, तो आशा है कि यहाँ तक आपको बेहतरीन ढंग से, है ना, जो प्रस्तुत किया है मेरे द्वारा वो समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकृतिवाद, बहुत मोस्ट है, आईएमपी है, पूछा जाता रहा है, आगे भी संभव है पूछना और इम्पोर्टेंट भी है ये। तो प्रकृतिवाद की विशेषताएं क्या हैं, इनकी रचनाएं और इनके कवि बताएंगे। चलिए, तो प्रकृतिवाद में क्या किया है देखिए जरा। प्रकृतिवाद में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, यथार्थवादी मतलब है सच्चाई। यहाँ पर इन्होंने प्रकृतिवाद के कवियों ने, देखिए आप क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, फिर कहेंगे कि प्रकृतिवादी कवियों ने अपने काव्य में जीवन का यथार्थवाद प्रकट किया है, अपने काव्य में सत्यता और सच्चाई को दर्शाया है। इस प्रकार की इन्होंने चीजें अपने काव्य में बता दी हैं। हेडिंग डाल के आप ये सब उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश, जो अमीर वर्ग है वो छोटे या गरीब वर्ग का शोषण कर रहा है, तो उसके प्रति इन्होंने यहां पर जन आक्रोश दर्शाया है ना। गुस्से के भाव भी यहां पर प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, ये आप इसमें लिख सकते हैं। कविता में बोलचाल की भाषा, इन्होंने जो प्रकृतिवाद, जो कविता लिखी गई है प्रकृतिवाद में, इन्होंने क्या किया है, बोलचाल की भाषा, साधारण भाषा का प्रयोग किया है, जिससे मानव आसानी से उस भाषा को समझ सके और अपने कार्य कर सके। तो बोलचाल की भाषा का प्रयोग अपने काव्य में इन कवियों ने किया है, लिख देंगे ये साहब। चलिए आगे चलते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आपका कवि है इसमें, तो कवि है कौन कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत पढ़ के आए हैं, कमेंट करके बताइए हमने इसमें कौन से काल में इन्होंने हमने पढ़ा था इनको। त्रिपाठी निराला जी भी पढ़ के आए हम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये कहाँ पढ़े थे ये बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए। तो सुमित्रानंदन पंत, पंत की रचना क्या है, युगवाणी। सूर्यकांत त्रिपाठी क्या है, बादल राग। सुमन, शिवमंगल सिंह सुमन, यानी कि है जीवन के गान, ठीक ना। तो ये तीनों यहाँ पर आपके कवि हैं, ये इनकी विशेषताएं। चलिए आगे आते हैं, प्रयोगवादी कवि की विशेषताएं। तो प्रयोगवादी कवि और उनकी रचनाएं देखिए। प्रयोगवाद की विशेषताएं, नवीन शिल्प विधान, बौद्धिकता की प्रधानता, यथार्थवादी दृष्टिकोण और मुक्त छंदों का प्रयोग। तो यहाँ पर बड़ी सरल चीजें हम ले लेते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका नवीन शिल्प विधान। इन्होंने, प्रयोगवादी काव्य के कवियों ने अपने काव्य में नवीन शिल्प विधान यानी नई जो चीजें हैं उनको क्या किया है, विधिवत तरीके से अपनाया है और उनका उपयोग भी हमें बताया है, ठीक ना। यहां पर है यथार्थवादी दृष्टिकोण की प्रधानता, तो इन्होंने भी अपने काव्य में क्या किया है, सच्चाई को महत्व दिया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण, सत्यता पर अपना इन्होंने काम किया है, ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण। मुक्त छंदों का प्रयोग, मुक्त छंद, अच्छा सबसे पहले बताइए मुक्त छंद के जनक या जन्मदाता कौन कहे जाते हैं, कमेंट करके बताइए फटाफट, मुक्त छंद के जनक कौन कहे जाते हैं, ठीक ना। फिर अगली वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, मुक्त छंद के जन्मदाता कौन कहे। तो मुक्त छंदों का प्रयोग इन्होंने अपने काव्य में किया है ना। इसमें जो है गद पद की रचनाएं सभी आई हैं और जो छंद है वह सभी चीजों से क्या हुआ है, खुला हुआ है, इसलिए मुक्त छंद इसको कहा जाता है। तो मुक्त छंद का प्रयोग इन्होंने किया है। अज्ञेय, फटाफट अज्ञेय का मुझे पूरा नाम कमेंट करके बताइए। अज्ञेय इनका एक शॉर्ट नेम है, पूरा नाम बताइए, अज्ञेय का पूरा नाम क्या होता है। हरी घास पर क्षणभर, अब बताइए हरी घास पर, हरी घास और क्षणभर रहे कोई, संभव ही नहीं है,
समझ रहे हैं बात आप? जब घास हरी होगी तो क्षण भर कैसे रह सकता है व्यक्ति, ठीक है। तो अज्ञे का पूरा नाम, अज्ञे की जो पूरा नाम है वो बताएं। रचना देखिए इसकी क्या है, हरी घास पर क्षण भर। चलिए, गजानन माधव मुक्ति बोध, चांद का मुंह टेढ़ा, इन्हें और किसी का मुंह नहीं मिला, बताइए, मजाक कर रहा हूँ, मतलब रचना है इनकी, चांद का मुंह टेढ़ा, बड़ी शानदार रचना है ना। कभी समय मिले तो पढ़िएगा इसको, बहुत बेहतरीन बातें इसमें कही गई हैं, है ना। तो एक मजाक था कि चांद का मुंह टेढ़ा है, सीरियस ही न लेना कोई इसको भाई, ठीक है। डॉक्टर धर्मवीर भारती, गुनाहों का देवता, बताओ जो गुनाह कर रहा है उसको देवता बना दिया। क्या रचनाएं लिखी, मतलब लोगों ने, थिंकिंग समझिए आप इनकी, क्या सोच रही होगी इनकी। तो इसी प्रकार की सोच हमें भी विकसित करना है भाई, है ना, समझना है, चीज़ों को बताना है। समाज के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे ये लोग, है ना, दूरदर्शी थे, आगे की बहुत ज़्यादा सोच के चलते थे, है ना, बहुत अच्छा ज्ञान था मतलब इन्हें। तो धर्मवीर भारती हैं आपके, क्या कहा इन्होंने, गुनाहों के देवता हैं, है ना, गुनाहों के कौन है, देवता। तो मान लीजिए धर्मवीर भारती हैं, रचना याद हो जाएगी इस माने आपको। चांद का मुंह टेढ़ा किसने कर दिया, गजानन माधव मुक्ति बोध ने कर दिया। तो मुक्ति बोध जी चांद की मुंह टेढ़ा ही करते हैं, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर, ये कौन आए थे, अज्ञे जी आए थे। अज्ञे का नाम फटाफट बताइए। चलिए आगे चलते हैं। नई कविता, अगला क्वेश्चन है आपका, नई कविता। तो नई कविता की विशेषताएं बताते हुए प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखिए। नूतन शिल्प विधान या भावबोध, नूतन शिल्प विधान या भावबोध, ठीक है। तो इन्होंने अपने काव्य में सभी नई चीजों को, नूतन शिल्प विधान को स्पष्टता प्रदान की है और भावबोध को अपने काव्य में स्थान दिया है। देखिए, आपको ये पॉइंट्स जब आप लिखेंगे तो इस पॉइंट्स का जब हेडिंग डाल के आप लिखेंगे ना तो एक अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर एक एक लाइन, डेढ़ लाइन आप आसानी से लिख सकते हैं, ऐसी चीजें कि इसका उपयोग किया है, अपने काव्य में स्थान दिया है, इसके भाव इसमें प्रकट होते हैं। तो ऐसी लाइन कुछ फिट कर लीजिए आप, बढ़िया नंबर मिलेंगे यहाँ पर आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन आना तय है इस ग्रामर से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानना, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। क्या कहा है, जो नई कविता के बारे में जो 1950 से हम अभी तक पढ़ेंगे, जीवन के प्रत्येक भाव को सत्य माना है और प्रत्येक जो सच्चाई है उसको अपनाया है इन्होंने अपने काव्य में। तो नई कविता ये हमसे कहती है, नए बिंब, नए प्रतीक, नए छंद एवं नवीन सौंदर्य की प्रधानता, है ना। तो इसमें से आप आधा पॉइंट भी लिख सकते हैं, नए बिंब और नए प्रतीक की प्रधानता, नए छंद एवं नवीन सौंदर्य की प्रधानता, है ना। इसे यहाँ तक बना लीजिए, ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ से बना लीजिए, आधा आधा लिख लीजिए, ये चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा आपका, चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो ध्यान देंगे आप यहाँ पर। चलिए, तो इसमें से ये आपका चौथा पॉइंट हो चुका है, ठीक। तो ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पर आपको आसानी से क्या है, चीज़ें मिल जाएंगी। आगे चलते हैं। अब आपको इनके कवि, तो भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र क्या है, चकित है दुख, बताइए, दुख भी चकित हो गया, आश्चर्य में पड़ गया दुख। क्या रचना है इनकी, चकित है दुख। यहाँ पर लोग चकित होते हैं, ये दुख को चकित कर रहा है, समझ रहे हैं बात को। तो ये कौन है, भवानी, नाम भी क्या है, भवानी प्रसाद, ठीक है। तो भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं चकित है दुख। नरेश मेहता, है ना, तो नरेश मेहता क्या कहते हैं, देखिए जरा, बन पाखी सुन, ठीक ना। नरेश मेहता जो हैं आपके, अगर यहाँ पर दो कवि पूछें दो लिखना है, एक कवि पूछे तो आपको एक लिखना है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन जो आपको डाला गया है वो है, तार सप्तक से क्या आशय है, तार सप्तक के प्रमुख कवियों के नाम बता दीजिए। तार सप्तक प्रयोगवादी कवियों का एक संग्रह है, ध्यान दीजिए भैया, प्रयोगवादी कवियों का क्या संग्रह है, एक तार सप्तक। तो तार सप्तक प्रयोगवादी कवियों का एक संग्रह है जो सन 1943 में अज्ञे जी के संपादक में प्रकाशित हुआ था। तो अज्ञे जी के संपादक में प्रकाशित हुआ था तार सप्तक। ये प्रयोगवादी कवियों का एक, है ना, संग्रह है। इसमें 7 प्रयोगवादी कवि जो हैं की रचनाएं इसमें हैं, 7 प्रयोगवादी कवियों की इसमें रचनाएं हैं। अभी तक 3 भागों में इसको प्रकाशित कर चुके हैं। तो कितने भाग हो चुके हैं तार सप्तक के, 3 भाग हो चुके हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 21 प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं का संकलन इसमें है, ठीक ना। टोटल इसमें कितने कवि मिलेंगे आपको, 21 कवि मिलेंगे, ठीक है। प्रमुख इसके कवि देखें तो पहले कवि आपके शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, गजानन मुक्ति बोध, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह, अज्ञे, ठीक है। अज्ञे का पूरा नाम कमेंट किया आपने, है ना, तो पूरा नाम मिलेगा आपको। देखो,
सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है ये, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कुछ कवि दिए आपको, नरेश मेहता, गजानन माता, मुक्तिबोध, ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, ये कवि जो हम पढ़ के आए वही हमारे कवि हैं, ठीक है। चलिए, तो साथियों ये अभी तक का हमने जो ग्रामर का शेड्यूल था ये कंप्लीट किया है। अब आपको इस ग्रामर को बहुत अच्छे से क्या करना है, कंप्लीट करना है, समझना है, देखना है, इसे अपने मित्रों को बताना है, ठीक है। हम देखिए, जैसे हम जब मदद करते हैं लोगों की तो हमें भी कहीं ना कहीं से मदद मिलती है, ये बात तय है। तो आप अपने मित्रों को बताइए, ऐसा ना सोचिए कि ये इसको पढ़कर वो बहुत अच्छे नंबर लाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अपनी खुद की जो है ना चीज़ें हैं वो अपने खुद के पास ज़्यादा रहती हैं, दूसरों के पास जाती हैं लिमिटेड चीज़ में जाती हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मित्रों को क्या करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बताइए, ठीक है। आगे चलकर मैं और भी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा जिससे आपको क्या है, पेपर से पहले बहुत अच्छी आपकी शानदार तैयारी हो जाएगी। अब आगे और भी आगे नेक्स्ट ग्रामर है आपकी, है ना। ग्रामर के बाद आपके पास में प्रश्न उत्तर हैं, गद्य हैं, पद हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने मिलेंगी। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, इसको शेयर करते जाएंगे, लाइक करते जाएंगे, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी इसको सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आगे बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक और ग्रामर का शानदार टॉपिक लेकर आने वाले हैं, जिससे क्या होगा, आपको परीक्षा में बड़ी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।